राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़े माँ बाप ने सिखाया अपने बच्चों को सबक। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी को धक्का मारा। अनिल जी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। इसीलिए पाला था तुम्हें, इसीलिए हर जरूरत पूरी की थी कि एक दिन तुम अपनी ही माँ पर हाथ उठाओ। आरव बुरी तरह बिफरा हुआ था। बस करिए पापा, आप हमेशा मेरी पत्नी चिल्लाते रहते हैं। क्या मेरी बीवी इंसान नहीं है? मम्मी हमेशा हम लोगों को टोकती हैं, रोकती हैं, जैसे इस घर पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं। आज जब मैंने अलमारी खोली तो मम्मी ने रोका। वह मुझे अलमारी खोलने ही नहीं दे रही थी, इसीलिए मुझे उन्हें धक्का देना पड़ा। तो और क्या करता? आरव की बात सुनकर अनिल जी ने बिना एक पल गवाए एक झन्नाटेदार तमाचा आरव के गाल पर जड़ दिया। जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया, जिसने रातों की नींदें खोकर तुम्हें बड़ा किया, उस पर हाथ उठाया तूने? शर्म नहीं आई? इतने में नैना, आरव की पत्नी, तिलमिलाकर सामने आ गई। आपको शर्म आनी चाहिए पापा। अब आरव सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा पति भी है, और मैं अपने पति पर हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको पता भी है आरव कितने बड़े आदमी हैं। वहाँ शहर में सब इनके पैरों में झुकते हैं, इन्हें झुककर सलाम करते हैं, और आप इन पर हाथ उठा रहे हैं। जब से हम इस घर में आए हैं, मम्मी जी और आपने हमें एक दिन भी चैन से नहीं जीने दिया। आपके दोनों बेटे अब अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं, हम पर कोई हक नहीं अब आपका। अनिल जी अवाक रह गए, लेकिन कुछ कहने से पहले ही चटाक, एक तेज आवाज। इस बार हाथ सुमित्रा देवी का था। नैना का चेहरा हैरानी से फट गया। बहुत बोलनी तुम बहू। सुचित्रा देवी की आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे बरस रहे थे। अब तक चुप थी क्योंकि माँ थी, सहती रही क्योंकि यही संस्कार दिए थे हमें कि बहू बेटी जैसी होती है। लेकिन तुमने तो बहू के रूप में नागिन का जहर उड़ेला है इस घर में। वो कांपती आवाज में बोली। जब तुम्हारे ये महान पति बुखार में तपते थे ना, तो मैंने अपने आंचल से इनका माथा पहुंचा था। जब पहली बार स्कूल में रोए थे तो मैंने उन्हें गले लगाकर चुप कराया था, और आज वही बेटा मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बहस करता है और अलमारी न खोलने देने पर मुझे धक्का देता है। क्या यही रिश्ते रह गए हैं? हक की बातें करने से पहले कर्तव्य निभाना सीखो। बेटा था इसीलिए पहले सब कुछ दिया, लेकिन जब बेटा ही माँ को बेगाना समझे तो फिर माँ का दिल भी पत्थर हो जाता है। वो गहराई से सांस लेती हुई बोली। अब सुन लो तुम सब, आज के बाद इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये घर सिर्फ हम दोनों का है। तभी बड़ी बहू पूर्णिमा तमकते हुए बोली। आप दोनों को बहुत गुमान है ना इस घर का। मैं अभी अपने भाई को बुलाती हूँ। मैंने आप दोनों को जेल की चक्की नहीं पिसवाई, तो मेरा नाम भी पूर्णिमा नहीं। सुचित्रा देवी ने बड़ी बहू पूर्णिमा की ओर देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें धधकती हुई। क्या कह रही थी तुम बड़ी बहू? कि तुम्हारा भाई बड़ा अफसर है, वर्दी वाला है? तो क्यों ना आज उसी को बुला लें? फिर एक पल रुककर बोली, खैर छोड़ो, तुम क्यों तकलीफ उठाओ, ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। पूर्णिमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला। अजय, अनिल जी के दोस्त का बेटा, भीतर आया। उसके साथ दो पुलिस वाले और एक वर्दीधारी अफसर। पूर्णिमा ने जैसे ही उस अफसर की ओर देखा, उसका गला सूख गया, उसके होंठ कांपे। भैया, करण भैया। वर्दी में वो चेहरा वही था बचपन में जिसे उसने राखी बांधी थी, जो उसका सिर सहलाता था, जो एक बार उसके पैर में कांटा चुभने पर रो भी पड़ा था। आज वही भाई अजनबी बनकर खड़ा था। पूर्णिमा दौड़कर गले लगने के लिए बढ़ी, पर करण सिंह ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुक जाओ, इस वक्त मैं इंस्पेक्टर करण सिंह हूँ। यहाँ कोई बहन या भाई नहीं है। कानून सबके लिए एक बराबर है। उसकी आवाज़ लोहे जैसी कठोर थी। पूर्णिमा एकदम थम गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं दीवार से टिककर खड़ी हो गई। सुचित्रा देवी ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बड़ा भार उतार फेंका हो। अनिल जी ने वकील से वो दस्तावेज लिया और बेटे बहुओं के सामने रख दिया। ये हैं वो कागज जो अब इस घर की असलियत तय करेंगे। जैसे ही आरव और हिमांशु ने दस्तावेज देखे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। लिखा था, ये संपत्ति अब सुचित्रा देवी की व्यक्तिगत स्वामित्व होगी और वह जिसे चाहें उत्तराधिकारी बना सकती हैं। बेटे बहुओं का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है अब। चारों बेटा बहू बुरी तरह से कांपने लगे।
अनिल जी सुचित्रा जी के साथ करण और अजय को लेकर सामने वाले कमरे में चले गए। दरवाजा बंद हो गया। सोफे पर चारों बेटे बहुएं निढाल से गिर पड़े। पूर्णिमा का मुंह सूख गया था। आज मेरा ही भाई मेरे खिलाफ। तब चारों सोचने लगे, काश हम लोग उस समय उस मनहूस घड़ी में यहाँ ना आते तो ये सब नहीं होता। चलिए अब आपको 2 साल पीछे लेकर चलते हैं। सुचित्रा देवी रसोई में खड़ी हलवे में इलायची डाल रही थी। चेहरे पर सुकून था। सुनिए जी, आरव और हिमांशु का फ़ोन आया था। ट्रेन में बैठ गए हैं, आ रहे हैं गांव। उनकी आंखों में पुराने दिनों की चमक लौट आई थी। मैं उनके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। याद है आपको आरव को कितना पसंद है? वो हलवे में घी डालते हुए मुस्कुराईं। फिर घड़ी देखती रहीं। बार बार पूछती, अभी तक नहीं पहुँचे? फ़ोन करके देखिए ना, कहाँ तक आए हैं? अनिल जी बोले, भाग्यवान, अब तो सब बड़े हो गए हैं, खुद आ जाएंगे, चिंता मत करो। पर सुचित्रा जी को चैन नहीं था। वो तो रसोई में हल्की सी मुस्कान लिए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे, चूल्हे के पास खड़ी थीं। तेल में कचौड़ियाँ छन रही थीं। घी की सौंधी खुशबू में अतीत की कितनी ही स्मृतियाँ तैरने लगी थीं। अनिल जी जरा देखिए ना, आलू की सब्जी में नमक ठीक है ना? आरव को जरा भी कम नमक पसंद नहीं है। अनिल जी ने अखबार की ओट से देखा, फिर चश्मा उतारते हुए बोले, तुम सुबह से भागदौड़ कर रही हो सुचित्रा, थोड़ा आराम कर लो। लड़के अब बड़े हो गए हैं, काम के बोझ में फंसे रहते हैं। वो तो तुम्हारे कितना बुलाने पर 2 साल बाद अब आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें अब क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम बेकार इतना परेशान क्यों हो रही हो? तब सुचित्रा जी हंसते हुए बोली, मैं माँ हूँ उनकी, मुझसे ज़्यादा उनकी पसंद नापसंद को और कौन जान सकता है। फिर वह और बात करते हुए बोली, आपको पता है आरव कह रहा था कि इस बार हमें वह बेंगलोर लेकर जाएंगे। अब सच में अकेले नहीं रहा जाता अनिल जी। ये आंगन, ये दीवारें सब सूने लगने लगे हैं बच्चों के बिना। ये अकेला घर खाने को दौड़ता है। उन्होंने धीमे से पल्लू से आंखें पोंछीं जो अनजाने में ही नम हो गई थी। और हाँ, मैंने हमारे कपड़े भी बैग में रख लिए हैं। बस 2 दिन रुकेंगे, फिर साथ चलेंगे, आरव ने फ़ोन पर कहा था। अनिल जी ने चौंक कर देखा और कहा, तुमने बच्चों से बिना पूछे पैकिंग भी कर ली? अरे कम से कम पैकिंग करने से पहले एक बार पूछ तो लेती। सुचित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, आपसे तो बस हर बात पर उल्टा जवाब ही मिलता है। जब बेटे ने खुद कहा है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। इतने में बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। सुचित्रा जी की आंखें चमक उठीं, जैसे वर्षों की सुनी प्रतीक्षा को कोई आवाज़ दे रहा हो। आ गए, हमारे बच्चे आ गए अनिल जी। दोनों भागते हुए आंगन में पहुंचे। बड़ी गाड़ी से 4 लोग उतरे, आरव, हिमांशु और उनकी पत्नियां नैना और पूर्णिमा। उन सबको देखकर सुचित्रा जी की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ीं, ममता भरे हाथों से, जैसे दोनों बेटों को गले लगाना चाहती थीं, लेकिन चारों सीधे निकल गए। एक ने भी न तो अनिल जी के पैर छुए और न सुचित्रा जी का हाथ थामा। बस नमस्ते करते हुए अंदर चले गए। सुचित्रा जी ठिठक गईं। उनका हाथ वहीं हवा में रह गया। उन्होंने मन ही मन खुद को समझाया, शायद थक गए होंगे, बंगलौर से लंबा सफ़र है, चलो अंदर बैठने दो। अनिल जी ने देखा, सुचित्रा जी की आंखों में झील सी शांति थी, लेकिन उसकी तह में गहरी खामोशी बह रही थी। चारों बेटे बहुएं अंदर आकर फ़ोन में लग गए। आरव और हिमांशु काम की बातें करने लगे। नैना और पूर्णिमा ने सास ससुर की ओर देखा तक नहीं। सुचित्रा जी किचन की चौखट से उन्हें निहार रही थीं। कई बार कुछ कहने को लब खुले, पर आवाज़ नहीं निकली। बस 2 दिन बाद ये लोग हमें अपने साथ ले जाएंगे, वे खुद को बार बार यही दिलासा देती रहीं। बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा हो चला था, लेकिन सुचित्रा जी के दिल में तो एक उम्मीद की गर्मी थी। उन्होंने सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। तभी हिमांशु खाने की थाली में कचौड़ी लेते हुए बोल पड़ा, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में तो आज भी वही स्वाद है जो बचपन में मिलता था। तभी आरव बोला, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं। नैना, तुम कभी इनके जैसा हलवा नहीं बना पाओगी। नैना ने एक पल उसको घूरा। उसकी आंखों में हल्की सी चिंगारी थी। बाकी सब हंसने लगे। अनिल जी ने भी मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया बच्चों, घर की रसोई में माँ की खुशबू क्यों बसती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सुचित्रा जी की नज़रें हर मुस्कान को पढ़ रही थीं। उन्हें पता नहीं था कि आज की ये हंसी कल की चुभन बन जाएगी। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए।
सुचित्रा जी ने अकेले ही यह सब प्लेटें समेटी, बर्तन धोए और फिर चाय बनाकर सबके लिए लेकर आईं। हिमांशु चाय लेते हुए बोला, आरव, परसों शाम की टिकट बुक कर दे यार, वापस लौटना है, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में। आरव ने हामी भर दी। ठीक है भैया, अभी कर देता हूँ। उनकी बात सुनकर सुचित्रा जी के चेहरे से मानो अचानक रंग उड़ गया हो। धीरे से वो बोली, बेटा, इस बार तो तुम लोग हमें भी साथ ले जाने वाले हो ना? कहा था आरव ने। तभी आरव की पत्नी नैना ने हल्की हंसी के साथ उनकी बात काटी। मम्मी जी, अभी तो नया फ्लैट लिया है, काम चल रहा है, दीवारों की पेंटिंग, फर्नीचर सब अधूरा है, आप लोग वहाँ कैसे रहेंगे? सुचित्रा जी मुस्कुराने की कोशिश करती हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ दिन हिमांशु के साथ रह लेंगे। इतना सुनते ही हिमांशु की पत्नी पूर्णिमा ने आंखें तरेरी और बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना, मैं और हिमांशु सुबह 8 बजे निकलते हैं ऑफिस और रात को 9 बजे के बाद आते हैं। ऐसे में आपके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? और हमारी इतनी इनकम नहीं है कि मेड कुक रख सकें। और सच कहूँ तो घर में तो खुद हमारा राशन भी कब खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। सुचित्रा जी की आंखों में एक टुकड़ा उम्मीद का अब भी चमक रहा था। वह धीरे से बोली, हम दोनों तो कुछ भी खा लेंगे बेटा, पर तुम दोनों को तो मनपसंद खाना चाहिए ना। उनकी आवाज़ में ममता थी, पर आंखों में असुरक्षा। आरव और हिमांशु ने सिर झुकाया और बोझिल स्वर में कहा, माँ पापा, अभी हम खुद ही शहर में पूरी तरह बस नहीं पाए हैं, ऐसे में आपको वहाँ ले जाकर रख भी नहीं पाएंगे। उनकी बात सुनते ही सुचित्रा जी की पलकों से आंसू ढलकने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेटा, तुम्हारे बिना ये घर काटने को दौड़ता है। दिन तो किसी तरह बीत जाता है, मगर शाम ढलते ही ये दीवारें सवाल करने लगती हैं कि क्यों इतनी दूर हो गए तुम सब। अब भी इतनी हिम्मत है कि घर का सारा काम मैं खुद कर लूँ। बस तुम सबके साथ जीने की तमन्ना है। उनकी कांपती उंगलियों से अपना साड़ी का पल्ला उन्होंने मोड़ा, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं था, बस चुप्पी जो रिश्तों को घुन की तरह खा रही थी। उधर नैना ने अपने कमरे में जाते ही गुस्से में कहा, देखा, फिर वही माँ का शहर चलने का राग। साफ कहती हूँ, मुझसे उनकी सेवा टहल नहीं होगी। हमारा कितना सुंदर जीवन है, न वहाँ कोई रोक टोक, ना कोई जिम्मेदारी। आरव ने थकावट भरे लहजे में कहा, मैं भी कोई उन्हें साथ ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस 2 दिन की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। इसी तरह पूर्णिमा ने भी हिमांशु से कहा, मुझे तो डर है कि ये दोनों शहर आए तो हमारी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। हर बात में दखल, ना हमारी आज़ादी बचेगी ना सुकून। हिमांशु बोला, बिल्कुल सही कह रही हो, अपने ही खर्चे जैसे तैसे संभालते हैं, ऊपर से उन्हें लाकर बोझ नहीं बढ़ा सकता। असल में बेटे और बहुओं को अब अपने जीवन में कोई बंधन पसंद ही नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि उनके माँ बाप उनकी आज़ाद जिंदगी के बीच दीवार बने, जहाँ देर रात की पार्टी, घूमना फिरना, मन मर्जी से जीना उनकी आदत बन चुकी थी। इसीलिए हर बार बहाना तैयार रहता, अभी तो हम खुद ही नहीं संभले हैं। 2 दिन बाद स्टेशन जाने की तैयारी थी। सुचित्रा जी की आंखें जैसे एक झील बन चुकी थीं, बिना किनारे, बिना सुकून के। मैंने तो हमारे कपड़ों का छोटा सा बैग भी बांध लिया था, बस यही सोचकर कि इस बार शायद हमारे नसीब में भी वो शहर की रौनक आ जाए। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। आरव ने नज़रें फेरते हुए कहा, माँ, अब जाने दो, हर बार यही रोना धोना करती हो। हिमांशु भी बिना संवेदना के बोला, माँ, आप लोग गांव में ही ठीक हैं, वैसे भी शहर का माहौल आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। गाड़ी का हॉर्न बजा, दरवाज़ा बंद हुआ और एक बार फिर सुचित्रा जी और अनिल जी अकेले रह गए, खामोश दीवारों के साथ। अनिल जी सब समझ रहे थे, हर बात, हर चुप्पी उनके दिल में उतर चुकी थी, लेकिन सुचित्रा जी अब भी वहीं अटकी थीं। सुनिए, कितना सूना सूना लग रहा है ना घर, उनके बिना तो जैसे सारा घर ही बेजान हो गया है। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अनिल जी कहना तो चाहते थे कि सुचित्रा, अब हमारे बेटे बदल चुके हैं, वे अब हम दोनों बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रखना चाहते, मगर जैसे ही उन्होंने सुचित्रा जी की नम आंखें देखीं, उनका गला भर आया, कुछ भी नहीं कह सके। सुचित्रा जी इन दिनों गुमसुम रहने लगी थीं, खाना भी ढंग से नहीं खाती थीं, चेहरे की झुर्रियाँ और गहरी हो चली थीं। अनिल जी उन्हें समझाते, उनके दुख बांटने की कोशिश करते, पर सुचित्रा जी की आंखों पर तो बेटों और बहुओं के प्यार की एक अंधी पट्टी बंधी हुई थी। आरव और हिमांशु दोनों बेटे जब से बेंगलोर लौटकर गए थे,
तब से सुचित्रा जी हर रोज़ उनके फ़ोन का इंतज़ार करती, मगर न तो एक कॉल आया और न ही कोई हालचाल। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दोपहर वह अपने बरामदे में बैठी थी, आंखें बंद किए हुए, जब बाहर से आवाज़ आई, बर्तन ले लो, स्टील के बर्तन ले लो बर्तन। सुचित्रा जी ने चौंक कर आंखें खोलीं। देखा, एक लगभग 70 साल की वृद्धा सिर पर टोकरी उठाए बर्तन बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी, मानो जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं। सुचित्रा जी ने उसे अंदर बुलाया। अम्मा, इस उम्र में भी आप घर घर जाकर बर्तन बेचती हैं, क्या आपका कोई नहीं है इस दुनिया में? वृद्धा पहले हंसी, फिर बोली, बहन जी, मेरे 4 बेटे हैं, सब शहर में अच्छे घरों में रहते हैं। उन्हें पढ़ाया, बड़ा किया, उनकी शादियां करवाईं, मगर अब किसी के भी पास मेरे लिए जगह नहीं है। पति तो जवानी में ही साथ छोड़कर चले गए थे। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, ऐसे बेटों की दया पर जीने से अच्छा है कुछ अपना कर लिया जाए, इसीलिए बर्तन बेचती हूँ। रोज़ 4 लोगों से मिलती हूँ, 2 बातें कर लेती हूँ, तो दिल भी हल्का हो जाता है और खर्चा भी चल जाता है। उस वृद्धा की बातें सुचित्रा जी के दिल में गूंजने लगीं। मैं तो उन बेटों के लिए रो रही हूँ जो यह तक नहीं जानते कि माँ जिंदा भी है या नहीं। उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता उतर आई थी। शाम को जब अनिल जी लौटे तो उन्होंने देखा घर में सुगंध फैली थी। उनकी पसंद का खाना बना था। सुचित्रा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अनिल जी, क्या आप मुझे कुछ कट पीस दिला सकते हैं? मैं सिलाई कढ़ाई करके कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। अनिल जी हैरान भी हुए और खुश भी। आज ये बदलाव कैसे आया सुचित्रा? सुचित्रा जी ने वृद्ध बर्तन वाली से मिली सीख उन्हें सुनाई। जो बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करते, उनके लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। जिंदगी खुद के लिए भी जी जा सकती है। अनिल जी बोले, सुचित्रा, मुझे तो यह बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी, बस तुम बेटों और बहुओं के मुंह में इतनी उलझी रहीं कि देख ही नहीं पाई। खैर, देर से ही सही, पर तुम्हें सच्चाई तो समझ आई। ये कहकर अनिल जी मुस्कुराए और बोले, चलो अब तुम्हारे लिए कटपीस का अच्छा सा कपड़ा लेकर आता हूँ। तुम्हारे हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। अब सुचित्रा जी ने अपने गम को अपने हाथों के हुनर में बदल डाला। अब वे दिन भर सिलाई कढ़ाई में लगी रहती। उनका आत्मविश्वास फिर से लौट आया था और धीरे धीरे उन्होंने खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। गांव की औरतें भी उनसे जुड़ने लगीं और उनका काम दिन ब दिन फैलने लगा। अब सुचित्रा जी को बेटों और बहुओं को याद करने की भी फुर्सत नहीं थी। वहीं शहर में हिमांशु और आरव दोनों भाई एक दिन मिले। आरव ने थके हुए स्वर में कहा, भैया, रोज 9 से 7 की नौकरी करके थक गया हूँ और नैना की सैलरी से तो ठीक से खर्च भी नहीं चलता। हिमांशु ने गहरी सांस ली। तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ अलग करना चाहिए, कोई व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन व्यापार के लिए पैसे कहाँ से लाएं? नैना, जो इतनी देर से इन दोनों की बातें सुन रही थी, वह बोली, गांव में मम्मी पापा इतनी बड़ी हवेली में रह रहे हैं, उन 2 जनों को इतनी बड़ी हवेली की क्या ज़रूरत है? उसे बेचकर उन्हें वहाँ पर 2 कमरों का छोटा सा घर दिलवा दो और उन पैसों से अपना कारोबार शुरू करो। हिमांशु और आरव दोनों को यह आइडिया ठीक लगा और दोनों अपनी पत्नियों पूर्णिमा और नैना के साथ गांव जा पहुँचे। गांव पहुँचते ही जब उन्होंने अपनी माँ सुचित्रा जी को काम में व्यस्त देखा तो हैरान रह गए। पूर्णिमा बोली, जब हम यहाँ से जा रहे थे तो माँ ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना जी ही नहीं पाएंगी, और आज देखो कैसे अपना बिजनेस जमा कर बैठी हैं। नैना हंसकर बोली, चलो बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद माफ़ कर दे। तभी पीछे से सुचित्रा जी की आवाज़ आई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, तुम सब बेफिक्र रहो, अब मैं तुम्हारे साथ शहर वापस नहीं जाऊंगी। उस वक्त मैं एक माँ थी जो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर तुम लोगों ने उस वक्त मुझे जो सबक दिया वही मेरे जीवन की असली ताकत बन गया है। हिमांशु और आरव झिझकते हुए बोले, माँ, दरअसल हम दोनों अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ पैसे अगर आप। सुचित्रा जी ने बीच में ही बात काट दी, बस, बहुत सुन लिया। 2 साल से तुम्हें कभी एक बार भी माँ की याद नहीं आई, एक फ़ोन तक नहीं किया, और आज जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो दौड़े चले आए। अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए ना तो घर है और ना पैसा, और न ही वो ममता बची है जो एक माँ के दिल में होती है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ।
अनिल जी दूर खड़े यह सब सुन रहे थे। आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, सुचित्रा जी के आत्मविश्वास पर गर्व के थे। फिर अनिल जी की तेज आवाज़ आई, सुचित्रा जी एकदम ठीक कह रही हैं। तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। आज से हम लोग यही मान लेंगे कि हमारे कभी कोई बेटे थे ही नहीं। इतने में उनका पुराना सेवक रामू दौड़ते हुए आता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि घर में माहौल गर्मा चुका होता है। हिमांशु, उनका बड़ा बेटा, जो अब तक चुप था, अपनी माँ सुचित्रा जी से गुस्से में कहता है, ऐसे कैसे चले जाएं मम्मी? इस घर पर हमारा भी हक है। हम बिना अपना हिस्सा लिए कहीं नहीं जाएंगे। उसकी पत्नी पूर्णिमा भी कटाक्ष भरे स्वर में बोली, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं अपने भाई राजेश को बुलाती हूँ और देखती हूँ कैसे ये बुढ़े बुढ़िया हमें हमारा हिस्सा नहीं देते। ज़रूरत पड़ी तो हम इन पर घरेलू हिंसा का इल्ज़ाम लगा देंगे। इसी बीच छोटा बेटा आरव बेशर्मी से अलमारी की चाबी खींचकर तिजोरी खोलने की कोशिश करता है। तभी सुचित्रा जी आकर उसके हाथ से चाबी का गुच्छा छीन लेती हैं। गुस्से में बेकाबू आरव अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। यह देखकर अनिल जी का खून खौल उठता है। अरे ये क्या कर दिया तूने? कहकर वो आरव को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। पर अनिल जी और सुचित्रा जी पहले ही वकील अजय और करण पूर्णिमा के भाई को सच्चाई बता चुके थे। दोनों उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं। वकील अजय ने उन चारों को कुछ दस्तावेज थमाए और साफ शब्दों में कहा, इन कागजों में साफ लिखा है कि जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती वो उनकी संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकती। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलता है और अनिल जी अजय और करण के साथ बाहर आते हैं। करण पूर्णिमा की ओर देखकर सख्त लहजे में बोलता है, पूर्णिमा, तुम्हें तो मायके में भी अपनी भाभी को तंग करने की आदत थी, इसीलिए मम्मी पापा ने जल्दी तुम्हारी शादी करवा दी। अब यहाँ भी वही करतूतें, सुधर जाओ, वरना एक दिन मायके और ससुराल दोनों से नाता टूट जाएगा। शर्मिंदगी से झुके सिर लिए हिमांशु, आरव और उनकी पत्नियां पूर्णिमा और नैना हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अनिल जी और सुचित्रा जी का दिल अब टूट चुका था। उन्होंने नजरें फेर ली और साफ शब्दों में कह दिया, माफ़ी से ज़्यादा हमें इज्जत चाहिए थी जो कभी दी ही नहीं गई। चारों सिर झुकाए अपने लालच और शर्मिंदगी की गठरी लिए लौट गए। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर उसी प्रेम को पैसों और संपत्ति में तोलने लगते हैं। क्या उनका प्रेम इतना सस्ता था? जिन्होंने बचपन में तुम्हें गोद में उठाया, उनकी बुजुर्गी में तुम उन्हें बोझ समझने लगे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।